चुनावी चंदे का एक एक्चुअल और सही सिस्टम था। इसका चुनाव पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ा घपला है। मेरा वोट देश विकास के लिए जो काम करेगा उसके प्रति। मेरी नजर में ये आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। कि घर में अगर शादी हो वो पैसा कहाँ से खर्च कर रहा है, उससे बारातियों को क्या फर्क पड़ना है। भाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से इन्होंने पैसा जमा किया, आम जनता को इससे क्या फर्क पड़ता है। भारत के लोकतंत्र का त्योहार है चुनाव। चुनाव में खर्चा होना एक आम सी बात है। जिस प्रकार खर्चे के बिना चुनाव होना नामुमकिन है, उसी प्रकार ये जानना कि वो खर्चा कहाँ से आया, वो चंदा किसने दिया, ये बात जानना नामुमकिन थी। जब तक 2018 में बीजेपी की सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम पेश नहीं की थी। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी वो गिफ्ट जो कोई व्यक्ति, कोई कंपनी अपनी पार्टी को SBI के थ्रू देगी और इस पूरे प्रोसेस में नाम गोपनीय रहेगा। यानी SBI के अलावा ना तो आम आदमी और ना ही किसी पार्टी को खुद पता होगा कि उसे पैसा किसने दिया है। और इसी गोपनीयता की वजह से आज बीजेपी की सरकार कटघरे में है। इस मुद्दे को देश नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा घपला बताया जा रहा है। क्या वाकई इलेक्टोरल बॉन्ड इतना बड़ा मुद्दा है जिसके आधार पर चुनाव के नतीजे बदल सकते हैं? या एक मतदाता अपना मत डालने से पहले क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को ध्यान देगा? आगे दिखाई गई ग्राउंड स्टोरी इसी मुद्दे पर है। आइए देखते हैं कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड वाकई में एक आम आदमी के लिए मुद्दा है भी या नहीं। उन्हें क्या लगता है, इलेक्टोरल बॉन्ड सही है या गलत? बिल्कुल सही था। चुनावी चंदा अगर कोई भी फर्म या इंडिविजुअल कैश के या चेक के रूप में देता है तो वो पता नहीं लगता किसको कहाँ क्या मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड क्योंकि बैंक से खरीदा जाता है, बैंक के पास पूरा रिकॉर्ड होता है, तो उससे ये पता लगता है कि हाँ एक्चुअल में किसने कितना चंदा किस पार्टी को दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी पार्टी ने चंदा लिया हो। पहले भी चुनाव के लिए पैसे जरूरी थे जो कैश या चेक के जरिए पार्टी के पास पहुंचते थे। तब कालाबाजारी का मुद्दा सामने आता था और आज फिर इलेक्टोरल बॉन्ड ने भ्रष्टाचार का सवाल उठाया है। लेकिन क्या आम आदमी को वाकई लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम भ्रष्टाचार है? आज से पहले भी हर पार्टी को चंदा मिलता था, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस या कोई भी जो लोकल पार्टी उनको, पर वो चंदा हमेशा कैश में या कहते हैं कालाबाजारी के पैसे में होता था। और हमेशा से ही कोई भी जो पैसे देने वाला डोनर है वो कहीं न कहीं कुछ डिसीजन को तो इन्फ्लुएंस करता ही है। अब क्या हुआ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा है वो एक लीगल वे में पहुंचा है। उसकी डिटेल आज हम सबके सामने है कि किसको कितना पैसा मिला है। आज से पहले तो था ही नहीं कि किसको कितना पैसा मिला है। कांग्रेस इतने सालों से सत्ता में थी, उसको कितना चंदा मिला उसका डिटेल है। आज जब हम डिटेल दे रहे हैं तो आप कह रहे हो कि आप बीजेपी को इतना चंदा मिला। अरे भाई, चंदा तो सभी को मिला है, बीजेपी को मिला है, कांग्रेस को मिला है, बसपा को मिला है, आम आदमी पार्टी को मिला है, इवन बाहर से फंडिंग हो रही सब पार्टी को। तो ये केवल एक लीगल वे में लिया गया पैसा है और सबके सामने है। जिससे पैसा आया वो डिटेल सबके सामने है, इसमें कोई बात ही नहीं है। जहां एक तरफ समर्थकों के लिए ये चंदा लेने का सही तरीका है, वहीं दूसरी तरफ इस स्कीम को कई लोगों ने सरकार की मलिन राजनीति तक बताया है। ये आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला और इसमें घोटाले को एक सोशल रूप देने की कोशिश की गई। घोटाले में सोशल रूप देने की, इसको सही ठहराने की कोशिश की गई है। इसके जो मूलभूत नियम थे उनके साथ में छेड़छाड़, चुपके से छेड़छाड़ करके, और उसके अंदर बहुत सारी बाध्यताएं थी जो पहले में उसको हटाया गया, ताकि क्या है कि कोई भी आदमी किसी भी तरीके का और कैसे भी चंदा, जैसे वो एलिजिबल नहीं भी था तो भी चंदा दे रहा है। पहले ये था कि कोई अपना एक परसेंटेज ही दे सकता है, लेकिन उसको इन्होंने अनलिमिटेड कर दिया। जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। मैं फिर से कह देता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन रैकेट है। चुनावी दौर में पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है। हालांकि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड पर नजर डालें तो विपक्षी नेताओं ने ना सिर्फ इसे एक बड़ा घोटाला बताया बल्कि एक एक्सटॉर्शन का केस भी करार दिया है।
ये सबसे बड़ा घपला है भाई। कोई भी अपना पैसा देकर बीजेपी को, है ना, और अपना काम निकाल रही है भाई। पहले तो कैश होता था तो वो पकड़ा जाता था भाई। आप किसी को कैश दोगे और भाई वो अगर रास्ते में भी लेके जा रहा है ना तो वो पकड़ सकता था। अब आप बॉन्ड के जरिए दे रहे हो, मैंने 2 करोड़ बीजेपी को दिए तो उसने मुझे 10 करोड़ का फायदा दिया। तो बीजेपी तो पूरा घोटाला सबसे ज्यादा बीजेपी ही करती है। चोर है बीजेपी एक नंबर की। क्या एक आम आदमी तक ये खबर सही तरीके से पहुंच पाई है? चुनावी बॉन्ड जैसे मुद्दे ज्यादातर फाइल्स में ही लगे रह जाते हैं, जिनके बारे में जनता आसानी से समझ नहीं पाती, क्योंकि उसमें मौजूद तकनीकी कानूनी भाषा आम आदमी को समझ नहीं आती है। और यही कारण है कि ऐसे मुद्दों पे जानकारी आम आदमी के लिए सीमित होती है। बॉन्ड के बारे में 90% आदमी जानता नहीं है, सिर्फ 10% जान रहा है, जो वही मीडिया में शोर कर रहा है। बाकी जो है वो जैसे देश के हित में चाहे मोदी जैसा। मेरा वोट देश विकास के लिए जो काम करेगा उसके प्रति। क्या गोपनीयता की बात कर रहे हैं लोग? करोड़ों रुपयों का चंदा लिया कैश में, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए, जेल में जा रहे हैं और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हमने तो काला धन को समाप्त करने के लिए बॉन्ड लाए थे। मैं आज देश की जनता के सामने आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, बॉन्ड आने से पहले चुनाव का खर्चा कहां से आता था? वो काला धन था या हिसाब किताब का धन था? ये बॉन्ड का धन काला धन नहीं है, उनकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करता है कि हमने चुनाव के लिए बॉन्ड दिया है। आज जिस मुद्दे को इतना बड़ा घोटाला बताया जा रहा है, क्या चुनाव से पहले एक वोटर इस मुद्दे को ध्यान में रखना जरूरी भी समझता है? तो इलेक्ट्रल बॉन्ड से वोटर का कोई लेना देना नहीं। इलेक्ट्रल बॉन्ड पार्टियों के बीच का आपस का मसला है। तो एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाती है कि भाई इलेक्ट्रल बॉन्ड से इन्होंने पैसा जमा किया। आम जनता को इससे क्या फर्क पड़ता है? आम जनता को तो अपने काम से मतलब है कि भाई हमारा रोड सही है या नहीं है, हमारी नालियां सही है या नहीं है, हमको पानी टाइम से मिल रहा है, बिजली टाइम से मिल रहा है, तो उसको तो उससे मतलब है। इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो भी लड़ाई है वो पार्टियों के बीच की लड़ाई है, इससे वोटिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा जैसा मुझे लगता है। और आम आदमी वोट अपनी सुविधाओं को देखते हुए सरकार को चुने। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को हाल ही में असंवैधानिक बताया है, लेकिन क्या इलेक्टोरल बॉन्ड 2024 चुनाव से पहले आम लोगों के लिए वाकई एक मुद्दा भी है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सोचा है? वोटर्स को तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पैसा तो हर पार्टी खर्च करती है। अब किस पार्टी के पास पैसा किस सोर्स से आया है, कहने की किसी की घर में अगर शादी हो वो पैसा कहाँ से खर्च कर रहा है, उससे बारातियों क्या फर्क पड़ना है। सेम वे में है कि वोटर को अपने हिसाब से जो अच्छे कैंडिडेट है, जो उनके लिए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अच्छा है, उसके लिए उनको वोट करना चाहिए। चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाया जाता है और ये परिस्थिति ये निश्चित करती है कि जिस पार्टी के पास ज्यादा पैसा होगा वो पार्टी जीतेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर्स भी कुछ ऐसा ही दर्शा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को असंवैधानिक करार दिया है, लेकिन विपक्ष ने कुछ ऐसे सवाल उठाए हैं जिससे आज बीजेपी सवालों के कटघरे में ही नजर आती है।